नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की। अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे के किसी भी एग्जाम की, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन, जेई या एसएससी जीडी 2025 की, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ के प्रीवियस ईयर आए हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से। तो चलो शुरू करें आज का जबरदस्त सेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन 6 मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहला होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, परसेंटेज मेथड, फिर विजुअल ऑब्जर्वेशन यानी कि क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर कर पाएंगे। इसके बाद बहुत कॉमन एलसीएम मेथड। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो डिफरेंस मेथड रहेगा। और आज की क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड जो आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसका नाम होगा परसेंटेज चेंज या अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो ये 6 मेथड्स करने के बाद आपको लाइफ में कभी भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम शुरू करेंगे एक एक मेथड से। समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है डिफरेंट मेथड्स की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहला मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी की थी। तो यहाँ पे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन है 3/7, इसके बाद आपके पास एक फ्रैक्शन है 5/12। आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो आपने क्या करना है, इनको आपस में, सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा कि आपने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। स्टेप नंबर 2 रहेगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो, 3 × 12 हो जाएगा 36, और यहाँ पे 7 × 5 ये बन जाएगा आपका 35। अब आपने देखना है कौन सा ज़्यादा है। तो ये देखो, ये वाला ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब आप बोलोगे ये वाला फ्रैक्शन इससे ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि 3/7 इज ग्रेटर देन 5/12। अब ऐसा ये करते क्यों है कि हम ये फ्रैक्शन को बड़ा मानते हैं, देखो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। देखो, हमारे पास फ्रैक्शन है 3/7, इसके बाद है 5/12। देखो, हमारा काम होता है जो डिनोमिनेटर है इसको सेम करना। तो अगर 7 और 12 इसको सेम करना है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा 84। तो 84 बनाने के लिए इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 7 को 12 से करना पड़ेगा और इस 12 को 7 से करना पड़ेगा। आप जानते हो अगर डिनोमिनेटर को 12 से किया, हर को 12 से किया, तो अंश को भी 12 से करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 7 से किया तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा अंश को। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या बन जाएगा, 36/84, और यहाँ पे बन जाएगा 35/84। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब आपने कंपेयर किया, देखो ये वाला ज़्यादा है, इसका मतलब देखो अब ये इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसी करके हम कह रहे हैं कि 36 35 से ज़्यादा है। इसी करके आपका आंसर होगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन से ज़्यादा है दोस्त। ठीक है, तो इसी करके हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आया कहाँ से, डिनोमिनेटर को सेम करना था एलसीएम लेके। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 7 और 12 को सेम करने के लिए 7 को 12 से, 12 को 7 से। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आपने इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 1/2 आप जानते हो कि सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपने इसको पूरा चेंज करना है। तो 4 2 8 + 1 9, ये बन जाएगा 9/2। दूसरा 4 2 8 + 1 9, तो ये बन जाएगा 9/4। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो। तो इसको लिख दो, 9 4 = 36, और ये वाला 2 इस 9 से, तो ये 18 हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा, रेशो। तो इनके बीच में क्या था, रेशियो था। अब आप देखो, ये 18 2 होता है और ये 18 1 होता है। तो बस रेशो पूछा था, तो रेशो आपका आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन सी। तो सीधा सीधा मेथड है, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो 3 स्टेप के अंदर आंसर आ गया। पहला स्टेप क्वेश्चन को चेंज करके लिखा, उसके बाद सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद कंपेयर कर लिया। अगर रेशो का है तो रेशो निकाल दिया, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था। सबसे पहला स्टेप आपने फ्रैक्शन को लिखा। दूसरा आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, आपने इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब 9 को
24 से कर लो और 16 को 13 से कर लो, ठीक है। अब 24 को 9 से करोगे तो ये आएगा 216, 16 को 13 से करोगे तो ये आएगा आपके पास 208। आपने देख लेना है कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो देखो ये वाला ज़्यादा, तो अगर ये वाला ज़्यादा, तो ये वाला ज़्यादा, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन ज़्यादा, तो ये साइन लग जाएगा, तो 9/16 13/24 से ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तो दोस्त तो देखो ये कम नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, इक्वल भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये छोटा भी नहीं है, सिर्फ ये बड़ा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देना है। तो क्वेश्चन है आपका 29/6 और 43/12, आपने लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे और ऐसे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 29 × 12 और ये बन जाएगा 6 × 43। दोस्त स्टेप नंबर 2 क्लियर है। स्टेप नंबर 3 इनको कंपेयर करो, तो 12 9 ज़ा 108, 10 कैरी, 12 2 ज़ा 24 और 10 आपका 34। यहाँ देखिए 40 × 6 240 होता है, और 240 और 3 × 6 18, यानी कि 258, ये बन जाएगा। आप देखो कंपेयर करो स्टेप नंबर 3 के बाद, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है परसेंटेज मेथड। बहुत काम का मेथड है। इसके लिए आपको परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। वो क्या कि अगर आप जानते हो, अगर आप फ्रैक्शन जैसे 1/2 है, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपका परसेंटेज। किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज बनाना है तो हमारा लॉजिक होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जैसे कि 1/2 को बोलते हैं 50%, ऐसे ही 1/3 इंटू 100 करोगे तो इसको बोलते हैं दोस्त 33.33%। ऐसे 1/4 को क्या बोलते हैं, इंटू 100 करोगे तो 25%। फिर 1/5 को क्या बोलते हैं, 20%। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आपके लिए काम बहुत आसान है। 1/6 कितना है, 16.66%। ठीक है, इसको 33.33 को आप ऐसे भी लिखते हो 33 1/3%, इसको ऐसे लिखते हो 16 2/3%। ठीक है, ऐसे ही 1/7 का एक साइकिल है, जैसे 1/7 को लिखते हो, जैसे ही 7 आया तो यहाँ 14 का टेबल और उसके बाद उसका डबल, इसको लिखते हो 14 2/7%। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो ये आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। 1/8 होता है आपका, देखो 1/4 होता है 25, तो जब 1/8 होगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये 12.5% हो जाएगा। ऐसे ही 1/9, जब भी 9 आता है तो यहाँ 11 का टेबल चलता है, तो ये होता है 11.11%। ऐसे ही अगर आप 1/10 तो जानते ही हैं कि 1/10 होता है आपका 10%, है ना, इंटू 100। ऐसे ही 1/11 जब 11 आता है तो 9 का टेबल चलता है, तो 9.09% होता है, ऐसे चलता है। ठीक है, 1/12, 1/6 था 16.66, इसका आधा कर दो तो ये बन जाता है 8.33। आप जानते हो 8.33 का मतलब होगा 1/3%। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शन फिर भी आप भूल सकते हो, लेकिन इसको आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये टेबल चलता है जो आपको याद होना चाहिए। अब इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जल्दी करना है, अब उसकी बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की मदद से। जैसे यहाँ पे देखो 3/11 और x/3 और 7/11, आपको ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले आपने इसको लिखा 3/11, यहाँ पे लिखा x/3 और यहाँ पे लिखा 7/11। ठीक है, क्या आना चाहिए ये बताना है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा इसमें नज़र डालोगे तो देखो ये 3/11 है। अगर आप नंबर लाइन थोड़ी सी जानते हो तो आपको पता है नंबर्स को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, तो ये 0 के बाद आएगा, और 1 के बीच में आएगा, तो ये आएगा सबसे पहले 3/11, फिर क्या आएगा 4/11, फिर क्या आएगा 5/11, ऐसे ही चलता रहेगा 6/11, फिर 7/11। यानी कि हम जिस रेंज की बात कर रहे हैं वो ये रेंज है, आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है। तो आप इस रेंज से इस रेंज की बात कर रहे हो, ठीक है, और ये दोनों ही आपके 1 से कम है ना।
तो जैसे आपने किया 3/11, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x/3 भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 3 को हटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, सभी तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। ठीक है, सभी तरफ 3 से। भाई x तो तब कंपेयर करेंगे ना जब वो x हो। यहाँ तो x/3 है, तो आप अभी ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो आपको 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया दोस्त आपका स्टेप नंबर 1। क्या किया कि ये जो x के नीचे हमारा नंबर था, इससे हमने सारे को मल्टीप्लाई किया ताकि ये गायब हो जाए। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 चला गया, गायब हो गया। अब x को कंपेयर किया जा सकता है नंबर लाइन से भी, और आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा देखो 9/11, और x और यहाँ पे हो गया 21/11। तो दोस्त एक्चुअल कंपैरिजन हम इससे करना है। ठीक है, तो देखो, तो अब हम कंपेयर करेंगे इससे। तो सबसे पहले आएगा आपके पास में देखो 9/11। ठीक है, इसके बाद में आएगा 10/11, इसके बाद में आएगा 11/11। और जैसे ही आपने 11/11 देखा, तो आपने देखा ये तो 1 होता है, यानी कि 1 जो है इसके बीच में आ रहा है। ये कह रहा है कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 1 इसकी वैल्यू हो सकती है, और वो ऑप्शन कौन सा है, बी। अगर आप और जानकारी के लिए आगे करना चाहते हो कर सकते हो कि ये 21/11 है। देखो इसके जस्ट बाद आएगा 22/11, जो कि 2 हो जाएगा। तो ये 2 से कम है, यानी कि 2 नहीं हो सकता। अब 2 से कम है तो 3 भी नहीं हो सकता। क्या ये आधा हो सकता है? देखो 9/11, अभी अभी हमने परसेंटेज भी सीखा है। अगर आपको ये चीज़ याद है, देखो अभी हमने सीखा ना कि 1/11 क्या होता है। 1/11 होता है 9.09%। तो अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसको भी 9 से करोगे, तो दोस्त ये बन जाएगा 81.81%। आपको पता है जो 0.5 होता है वो आधा होता है, और वो 50% होता है। तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 81.81% से शुरू हो रही है, और आगे 2 का मतलब क्या होता है, 200%। तो 200% तक जा रही है। इसका मतलब 81.81 0.5 से ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑब्वियसली आपने देख लिया था कि 1 इस रेंज में आ रहा था, तो वही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये परसेंटेज का हमने यहाँ पे इंटू 100 करके यूज़ कर लिया, और इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके हमारा आंसर जो है वो जल्दी आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। तो दोस्त सबसे पहले क्या किया हमने, स्टेप नंबर 1, कि इस नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ये 3 हटाना था, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 से। जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 हट गया, तो x की रेंज आ गई 9/11 और 21/11। अब परसेंटेज मेथड, जैसे ही आपने इसको इंटू 100 किया, तो ये बन गया 81.81%। एक्स, कोई भी चीज़ अपने आप में तो 100% होती है ना, तो ये तो भाई 100% है। और ये आपका 200% से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसका डबल नहीं है, उससे थोड़ा कम है। तो आपकी रेंज वो होगी जो 81.81 और 200% के कहीं बीच में लाई करेगी। 81.81 और 200% के बीच में। तो देखो ये तो 2 जो होता है ये 200% होता है, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज बनाना है, तो हम जानते हैं कि इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 200% हो जाता है। ऐसे ये 3 है, तो इसको परसेंटेज में क्या बोलोगे, 300%, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 3 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 300%। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में आपने मल्टीप्लाई किया, स्टेप नंबर 2 ये नंबर आ गया, इसको 100 से किया, और स्टेप नंबर 3 परसेंटेज आगे कंपेयर कर लिया। तो देखो 0.5 होता है आपका 50%, तो एक 1 ही है। देखो ये 81.81 से 200 के बीच में है, इसका मतलब 100% तो आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल 1 होता है 100%। तो दोस्त वही आपका आंसर है। और नंबर लाइन से भी हमने देखा कि 9/11 से शुरू करेंगे, तो इसके बाद में आएगा आपका 10/11, और फिर एग्जैक्ट आ जाएगा 11/11, जो कि 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप परसेंटेज मेथड को यूज़ करते हो अच्छे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कहता है कौन सा फ्रैक्शन लाई नहीं करता है 3/4 और 5/4 के बीच में। तो यहाँ आप देखना आपको परसेंटेज मेथड से कितना जल्दी आपका आंसर आएगा। तो आप देखो 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है तो 75%। क्यों? क्योंकि 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। अगर आप दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, तो ये बन जाता है आपका 75%। ठीक है, तो ये हो गया। और 5/4 कितना होता है, 5/4 होता है आपका 125%। अगर ना समझ में आए तो ऐसे करके देख लो, इंटू 100 कर लो, ये फ्रैक्शन है ना,
इसको इंटू 100 कर दो। जैसे अगर आपको नहीं फ्रैक्शन याद है, परसेंटेज नहीं याद है, इंटू 100 कर दो, देखो ये कट जाएगा ऐसे, 25 थ्री सा, यहाँ पे भी 25 फाइव सा। दोस्त, इसका मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि अब आपको 75% और 125% के बीच में देखना है कौन सी परसेंटेज नहीं आ रही है। क्या? जो नहीं आ रही है, क्योंकि बोला है जो लाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि हमारा जो आंसर है वो 75 और 125 के बीच में नहीं आएगा, इससे बाहर आएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 6/7 कितना होता है। आप देखो 1/7 सीखा था, 14.28 होता है। तो जब इधर भी 6 से करोगे और इधर भी 6 से करोगे तो ये बन जाएगा 14 6 84 और इसका डबल 168, और यहाँ पे हम 2 डिजिट रखते हैं तो ये बन जाता है 85.68%। याद रहे हमारा आंसर जो है 3/4 यानी कि 75%, और 5/4, तो आपका आंसर 75 और 125 के बीच में नहीं आना चाहिए। तो देखो ये तो इनके बीच में ही आ रहा है ना। अगर यहाँ पे हम कहें ये 75% है और यहाँ हम कहें ये आपका 125% है, तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है 85.68, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 7/14 देखो ये हाफ होता है, और हाफ कितना होता है 50%। 50% तो 75% से कम है मेरे दोस्त, तो ये पीछे रहेगा, यानी कि ये इस रेंज में नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। करने के लिए कर सकते हो, 4/5 होता है 80%, तो देखो ये 80% इन दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा। इसके बाद 9/10 होता है 90%, तो ये भी इनके बीच में कहीं यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 50% इससे पहले आएगा, तो इनके बीच में नहीं आएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो देखा आपने परसेंटेज मेथड। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4/5 और 7/13 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन नहीं आता। तो सेम चीज़ करेंगे। 4/5 होता है आपका 80%, है ना, 4/5 और इंटू में 100। ठीक है, और 7/13 होता है 53 पॉइंट समथिंग। कैसे? देखो आपने सीधे सीधे 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 1/13, जो 1/13 होता है इंटू 100 जब आप करते हो तो ये होता है 7.69%। तो जैसे ही आप इसको दोनों तरफ 7 से करोगे तो ये बन जाएगा 7/13 की वैल्यू। तो ये बन जाएगा आपका 7 9 × 63, 7 6 × 42 और 6 48, 4 कैरी, 7 7 × 49 और 4 53। तो दोस्त आपका ये 53.83 बन जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। तो चलो पहला ऑप्शन देखें। 2/3 होता है आपका 66.66%, तो इसके कहीं बीच में आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3/4 होता है आपका 75%, ये भी कहीं बीच में आएगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। 5/7 तो आप जानते हो 1/7 होता है 14.28, तो 5/7 हो जाएगा 70 और इसका डबल 140, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाता है, तो 71.4 कहते हैं इसको। तो 71.4% भी यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, हाफ जैसे आपने देखा तो ये तो 50% है, देखो ये 50% इससे कम है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। चलो अब ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, माइनस भी है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो कौन सा फ्रैक्शन इसमें लाई नहीं करता है? तो देखो -5/6, तो 1/6 होता है आपका 16.66, है ना, जो कि होता है 16/2/3%। तो 5/6 क्या होगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 80 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10/3। तो ये इससे ज़्यादा है तो ये बन जाता है 80, और ये इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, और साथ में 1/3। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई 5/6 जो होता है वो होता है माइनस का 83.33। ठीक है, ये माइनस है। और 7/8, भाई 1/8 जो होता है ये होता है 12.5%। क्या होता है? 12.5। तो 7/8 क्या होगा? इन दोनों को 7 से कर दोगे तो 125 को भी 7 से कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका 7 5 35 और 84 और 3 87.5। तो दोस्त ये है आपका पॉजिटिव में 87.5। तो इनके बीच में हमें देखना है कि कौन सा नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला ऑप्शन है माइनस का 17/24। तो 17/24 इसको अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका 12 और यहाँ पे 50, तो ये बन जाएगा 850/12। तो ये बन जाएगा, अब ये माइनस में ध्यान रहे, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 7 × 84 10, तो 70, तो माइनस का 70। तो देखो ये माइनस है तो माइनस से प्लस के बीच में ही कहीं आएगा, माइनस का 70 पॉइंट, तो ये आंसर नहीं होगा। 5/6 ये पॉजिटिव है,
तो 1/6 की वैल्यू आपको पता है 5/6 की कितनी होती है 83.33। बस ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो इसके बीच में कहीं आएगा ही आएगा 83.33, तो ये भी आंसर नहीं। माइनस का 3/4 माइनस का 75%। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है माइनस का 75%, देखो ध्यान से, ये माइनस से जब आप कम करोगे तो ये ऐसे जाएगा ना, ये जीरो की तरफ जाएगा, यहाँ कहीं जीरो है तो माइनस का 75 भी यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका लाई कर रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 11/12 देखो, 11/12 तो आपको पता है कि 1/12 कितना होता है, ये होता है 1/6 का हाफ, यानी कि 8 1/3 है ना। तो जैसे ही आप इसको 11 से करते हो तो ये बन जाता है 88 और 11/3, 88 प्लस 11/3, तो 88 और ये 3 3 9 और ये बन जाएगा 2/3। तो ये होता है बेसिकली 91 2/3%। ठीक है, और ये नेगेटिव है, ध्यान रहे। तो नेगेटिव तो इधर आएगा ना, देखो इधर आएगा 91 पॉइंट कुछ परसेंट। तो जैसे आपने देखा ये इधर आएगा तो यही आंसर हो गया, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू टेट सेकेंड मैच में आया कि इसमें आपको साइंस भी दिए हुए हैं, तो साइंस का भी खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है आपका परसेंटेज मेथड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज का मिक्सचर रहेगा। अब आप किसी भी मेथड से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे। तो सबसे पहले देखिए कहता है कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें परसेंटेज मेथड कैसे होगा अप्लाई। तो अगर ये छोटे हो सकते हैं इनको आप कैंसिल कर लो, जैसे कि 4/20 को आप लिख सकते हो 1/5। आप जानते हो 1/5 होता है 20%, 1/8 होता है 12.5%, और 2/12 को लिख सकते हो 1/6, तो ये होता है 16.66%। तो 3/16 क्या होता है, देखो 1/16 को अगर 3 से करोगे तो 1/16 होता है 1/8 का आधा। 1/8 कितना होता है 12.5, तो इसका आधा होगा 6.25। तो इसको 3 से करोगे तो ये भी 3 से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18.75, यानी कि ये हो जाएगा आपका 18.75%। तो कौन सा सबसे ज़्यादा है, ये है 20%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो कैसे करोगे, देखो आपने किसी दो फ्रैक्शन को लेना है, जैसे 1/8 2/12 और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये बनेगा आपका 12, ये बनेगा 16, तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब 1/8 हट जाएगा लिस्ट से, क्योंकि लार्जेस्ट पूछा है ना, तो हम लार्जेस्ट को लेंगे। अब 2/12 आ गया, 2/12 को अब आप कंपेयर करोगे 3/16 से, कौन सा ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई करो क्रॉस। स्टेप नंबर 2 हो गया आपका 16 2 32 और 12 3 36। ठीक है, आपने देखा ये ज़्यादा है, तो अब 2/12 भी कट गया। अब लास्ट में क्या बचा 3/16, तो 3/16 और 4/20 इससे करो मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 3 60 और ये 64। तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा है, यानी ये भी कट गया। तो लास्ट में जो बचा वो बचा 4/20, जो कि लार्जेस्ट है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 3 बार यूज करके आंसर तक जा सकते हो। नेक्स्ट देखो आरआरबी एनटीपीसी कहता है इनमें से कौन सा लोएस्ट है, सबसे छोटा है। तो अगर आपको देखो सिंपल सिंपल वैल्यूज है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 3/4 होता है 75%, 3/7 होता है 14.28 का ट्रिपल, तो 42 और 0.84%। 3/11 आप जानते हो ना, 1/11 कितना होता है 9.09। आई होप ये सेकंड वाला क्लियर है। देखो 1/7 होता है 14.28, तो जब इसको 3 से करोगे तो यहाँ पे भी ये 42 हो जाएगा और 28 का भी 3 टाइम्स। ठीक है, तो 42.84। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो हम उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, अगर 3 होते तो इसको शिफ्ट कर लेते। तो 3/11 देखो 1/11 9.09, 3 से करोगे तो ये बन जाएगा 27.27%। 3/8 आप जानते हो 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 होता है 37.5%। तो कौन सा सबसे छोटा है, देखो ये वाला सबसे छोटा परसेंटेज है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फ्रैक्शन सबसे छोटा रहेगा। तो अगर परसेंटेज लगाओगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, अगर छोटे फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू आपको याद है। नहीं याद है तो फिर देखो, तो आपने किसी एक को पकड़ना है पेयर को। सबसे पहला स्टेप 3/4 3/5, आपने इसको पकड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 15, ये आ गया 12। तो ये हमें लोएस्ट ढूंढना है, तो 3/4 आपका कैंसिल हो गया। अब 3/5 को 3/8 से, तो 3/5 और 3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 24 और ये आएगा 15।
तो फिर से ये बड़ा है, तो फिर ये आउट हो जाएगा रेस से। अब क्या रहा, 3/8 और 3/11। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो ये आएगा 33 और ये आएगा 24। तो ये सबसे छोटा हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 3/11। ठीक है, अब इसका बताता हूँ, अगर आपको इसमें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, बिना ये सब किए। देखो इसमें ध्यान देना ज़रा, ये है 3/4, ये है 3/5, ये है 3/8 और ये है 3/11। दोस्त, इसमें सबका अंश सेम है, तो कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा? जिसका हर सबसे ज़्यादा होगा। आप जानते हो ना, डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होता है तो वैल्यू आपकी कम होती है। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसके पास है? 3/11 के पास है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेथड होता है विजुअल ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। ठीक है, तो अगर अंश सेम है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है, तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। ठीक है, यहाँ देखो लार्जेस्ट फ्रैक्शन बोला है, तो सॉल्व करो, पहले इसको छोटा कर लो। अगर कट रहा है तो जैसे ये 1/4 है, 1/4 कितना होता है? 25%। ये होता है 1/8 सॉल्व करके, तो ये कितना है? 12.5%। 3/15 है 1/5 यानी कि 20%। और ये है 1/40, ये तो और छोटा हो जाएगा। लार्जेस्ट पूछा है तो इनमें सबसे बड़ा देखो, ये तो नहीं हो सकता 1/40, ये आपका 2.5% होगा, है ना, इंटू 100 करोगे तो 2.5%। तो सबसे बड़ा कौन है? 25% यानी कि 5/20। तो परसेंटेज याद है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कहता है लार्जेस्ट कौन है, तो मल्टीप्लाई करो, 8 5 से 40 और ये 36, तो 40 और 36, तो ये वाला हट गया, यानी कि 8/6। और अगला आप कंपेयर करोगे 5/3 से, तो इसको करो 24 और ये आएगा आपका 30। तो लार्जेस्ट है, यानी कि अब 8/6 भी हट गया। अब बचा क्या? 5/3 और 9/5। करो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 25 और ये बनेगा 27। तो अब ये भी हट गया, ये ज़्यादा है। अब इन दोनों को कर लो, तो ये 25 और ये 27, तो 27 ज़्यादा है, यानी कि 9/5 सबसे ज़्यादा है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी आ जाएगा। अब आते हैं दोस्त हमारे नेक्स्ट टाइप में, जिसमें हम सीखेंगे विजुअल ऑब्जर्वेशन की, क्वेश्चन को देख के ही कैसे बताएंगे कि आंसर क्या है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि जैसे कि 3/9, 3/7, ऐसा फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे 17/21, तो ये क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही इम्प्रॉपर क्या होता है? जिसमें उल्टा हो, जैसे कि 7/3, 9/4, 11/5, ऐसे जिसके अंदर न्यूमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न। ये भिन्न है, ठीक है, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो खास बात क्या ध्यान रखनी है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो इसका आंसर हमेशा एक से कम होता है, एक से कम होता है। और क्योंकि ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2.33 आ जाएगा, तो ये आपका हमेशा एक से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे भी करोगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो भी 2 पॉइंट, तो ये एक से ज़्यादा आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर एक से ज़्यादा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर एक से कम होता है। इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर लो। चलो देखते हैं कैसे। कहता है कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, तो देखो ये है 8/21, इसका आंसर एक से छोटा होगा। 5/14 एक से छोटा होगा, ये भी एक से छोटा होगा। कहता है लार्जेस्ट कौन सा है? भाई लार्जेस्ट ये है, देखो इसमें ये आपका एक से ज़्यादा ही होगा ना। 29 ऊपर है, 27 नीचे है, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। तो ऐसे देख के आप आंसर कर सकते हो, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो कहता है कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट का मतलब जिसकी वैल्यू एक से कम है। तो देखो ये ऊपर वाला क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इससे ज़्यादा है न्यूमरेटर, तो ये नहीं होगा। ये भी ज़्यादा है, देखो 79 26 से, तो ये भी इम्प्रॉपर है। ये भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ देखो 105 कम है, तो इसका आंसर हमेशा एक से कम होगा। इन सब का आंसर एक से ज़्यादा है, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। देख के बता सकते हो आप। ठीक है, तो बस ये चेक करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट पूछा है तो प्रॉपर ढूंढो, लार्जेस्ट पूछा है तो इम्प्रॉपर ढूंढो।
कहता है कौन सा लार्जेस्ट है, यानी कि आप क्या ढूंढना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ढूंढना है। चलो देखें, तो यहाँ पे देखो 5/11 ये प्रॉपर है, इसका आंसर 1 से कम आएगा। 3/15 ये 1/5 है, ये भी 1 से कम है। 12/11 देखो ये, इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है। ये 4/7 फिर ये 1 से कम है। 9/12 फिर 1 से कम, यानी कि ये 1 से ज़्यादा है। यानी कि यही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यही अकेला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो कहता है असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो देखो, आप जानते हो कि जब आप नंबर लाइन की बात करते हो तो ये सीक्वेंस में आएंगे, ये सारे पॉजिटिव हैं देखो। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो इनके बीच में आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा 0.65, फिर आएगा 0.67, है ना, फिर आएगा 0.76। भाई सीक्वेंस में नंबरिंग करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। 0.86, तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसी ऑर्डर में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये है विजुअल ऑब्जर्वेशन। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत